हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एज वी ऑलरेडी नो दैट मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. ओके, इफ इट इज इन अ लीनियर मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम. ओके, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में. इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम और इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड सिस्टम से हमारा मतलब है ऐसा सिस्टम दैट इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस. बाहर से लगने वाली फोर्सेस का उसके ऊपर कोई प्रभाव या इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. दैट सिस्टम इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है. इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और अ सिस्टम इज आइसोलेटेड or a system is isolated, then the linear momentum of the system is conserved. Then the linear momentum of the system is conserved. Okay, this is the statement of the law of conservation of linear momentum. And we prove this statement, or we write an expression for it, and we do some examples on this law of conservation of linear momentum in this class also. So as we know that according to the Newton's second law of motion, that F external is equal to dp by dt. न्यूटन लॉ कहता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर there is some net force, then that force will produce an acceleration in the system, means there will be a change in the linear momentum of the system. Okay, F external is equal to dp by dt. dp by dt का मतलब है change in the momentum with respect to time. P से हम momentum को represent करते हैं. उसका formula होता है mass into velocity. Momentum is a vector quantity. Force is also a vector quantity. So if a system is an isolated system and if there is no external force on the system, so मैं यहाँ से F external को जीरो के सामने इक्वेट कर सकता हूँ. तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा dp by dt is equal to जीरो. किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो आता है, लाइक p जो है टाइम के साथ उसका जो डेरिवेटिव है, लाइक इट इज कमिंग जीरो, इट स्टेट्स दैट दिस क्वांटिटी मस्ट बी अ कांस्टेंट. दिस क्वांटिटी मस्ट बी अ कांस्टेंट. सो p जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट. सो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाइक 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, अप टू सो ऑन nth पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास हैं किसी सिस्टम पे, और अगर उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी. p वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर अप टू सो ऑन pn इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट से हमारा मतलब कि लाइक अगर मान लीजिए किसी टाइम t पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे किसी सिस्टम का मोमेंटम अगर x है, तो आफ्टर सम टाइम लाइक इट इज लाइक 10 सेकेंड्स पे भी उसका मोमेंटम x ही रहेगा. लाइक मोमेंटम रिमेन्स conserved. This system momentum remains conserved. This is the meaning of law of conservation of linear momentum. Okay, as there is no external force on the system and it states that its momentum will remain same, or it is called as it is conserved. Okay, इसके दो applications हैं and these two applications are very important. One is known as the recoil of a gun and second one is the explosion of a bomb. Okay, तो पहले हम recoil of the gun के ऊपर concentrate करते हैं. recoil of gun, रिकॉयल ऑफ गन, आई होप ऑलमोस्ट सभी को पता है रिकॉयल ऑफ गन क्या होता है. जब गोली चलाई जाती है बंदूक से, तो जो गन है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है. ओके, उसे रिकॉयल ऑफ गन कहा जाता है. और वो क्यों आती है बैकवर्ड डायरेक्शन में? बिकॉज वो है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मींस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन का रिकॉयल होता है. मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन का रिकॉयल होता है. बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द गन. एज लेट अस टेक अ गन. हम एक गन लेते हैं यहाँ पर, लाइक दिस इज अ गन. ओके, एंड गन का मास मैं लेता हूँ कैपिटल एम और बुलेट का मास लेता हूँ मैं स्मॉल एम. ओके, इनिशियली गन इज एट रेस्ट, बुलेट इज ऑल्सो एट रेस्ट. तो इनिशियल जो मोमेंटम है गन का, वो पूरे इस सिस्टम का बुलेट को मिला के वो है जीरो. This is the situation before firing. फायरिंग से पहले की ये सिचुएशन है. Now we fired it. Okay,
but there is no external force coming on the gun. Okay, there is no external force coming on the gun in this case. So after firing का क्या स्थिति होगा? After firing, FIRING जो भी है, after firing let us consider that हमारी जो गोली है यहाँ से निकलती है और v velocity से चली जाती है. ओके, तो अब गोली का मोमेंटम क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी mv, बिकॉज उसका मास हमने स्मॉल m लेके रखा है. और अब पहले इनिशियली मोमेंटम क्या था? 0. अब गोली ने कुछ मोमेंटम एक्वायर कर लिया है, लाइक इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, और वो मोमेंटम जो है हमें बेसिकली मिलता है रिकॉइल की फॉर्म में. ओके, वो मिलता है हमें रिकॉइल की फॉर्म में. सो ड्यू टू दैट रीजन हमारा जो बंदूक है वो रिकॉइल होता है. लेट अस सपोज इसका जो वेलोसिटी है वो हम कैपिटल V मान लेते हैं कि गन का जो रिकॉइल हुआ है, वो रिकॉइल वेलोसिटी है कैपिटल V. ओके, सो नाउ what is the momentum of a gun? That is capital M into capital V. Okay, to conserve the linear momentum of the system there is a recoil of the gun with some velocity, and according to the principle of conservation of moment, after firing and before firing जो momentum है वो same होने चाहिए. तो initially momentum was 0 and after firing the momentum is like momentum of the system is mv, this is for that gun, plus mv, this is for that bullet. Okay, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलता है mv vector is equal to minus mv vector, and recoil of gun का जो velocity है हम यहाँ से find out कर सकते हैं. तो v vector is equal to minus mv and upon capital M. Capital M is the mass of the gun. Negative sign यहाँ indicate करता है like recoil is in opposite direction to the bullet. ठीक है, जिस तरफ आपका बुलेट गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होता है, तो ये नेगेटिव साइन आपको ये बताता है. तो इस प्रिंसिपल का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके आप जो है रिकॉइल ऑफ गन का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सेकेंड एप्लीकेशन इज एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब. तो मैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ओके, सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ बॉम्ब एंड इसका मास इनिशियली कैपिटल, मतलब इसका मास जो है कैपिटल M है, एंड इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट एक्सप्लोडेड. ये एक्सप्लोजन से पहले वाली स्थिति है, तो इसका मास m है बट इट इज एट रेस्ट, सो इस वेलोसिटी 0. सो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है, इनिशियल मोमेंटम जो है बॉम्ब का वो है 0. एज बॉम्ब explodes due to the chemical reaction in the bomb. Okay, there is some chemical reaction involved in the explosion of a bomb, so there is still no external force on the bomb. It is due to the internal force there, and there is no external force on the bomb. So इसका जो momentum है एक्सप्लोड होने के बाद वो भी क्या होना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए. ओके, तो इनिशियल इसका मोमेंटम 0 है, तो बाद में जो भी मोमेंटम आएगा वो भी 0 के ही बराबर होना चाहिए. उसको जो नेट वेक्टर सम आएगा मोमेंटम का वो 0 के बराबर ही आना चाहिए. तो मान लीजिए एक्सप्लोड हो जाता है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ऐसे निकल जाता है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ इसके अलग अलग मासेस जो हैं निकल जाते हैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स में. सो लाइक दिस इज वेलोसिटी v3 m3, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है आफ्टर एक्सप्लोजन वो कंजर्व होना चाहिए. मीन्स लेट अस कंसीडर दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस लाइक p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn. मीन्स there are so many fragments and सबका अपना अपना मास है, सबका अपना अपना velocity है, तो जो total momentum है वो it should be conserved, it should be constant according to the principle of conservation of linear momentum. So it is basically equal to 0, like initially it was 0, so p1 plus p2 plus p3 you can write it as 0. It should be conserved. ओके, सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ. और ये किस तरह से होता है, लाइक कि मान लीजिए अगर इस तरफ को कुछ मोमेंटम p1 या p मोमेंटम इम्पार्ट हुआ है या किसी फ्रेगमेंट के साथ गया है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में
सामने माइनस पी या पी वाला ही आपको मिलेगा। मीन्स अगर ये डायरेक्शन का पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इस तरफ आपको इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम मिलेगा और वो नेट मोमेंटम विल कैंसिल आउट। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हर तरफ जो इसके फ्रेगमेंट्स जा रहे हैं इन सब का बेसिकली कैंसलेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है। ओके, ड्यू टू दैट रीजन दैट मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड एट लास्ट। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक it is a numerical from, I think it is from NCERT book. So एक बॉम्ब है, उसका एक्सप्लोजन हो रहा है और एक्सप्लोड करने के बाद वो तीन फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। तीन फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और इक्वल मासेस के तीन फ्रेगमेंट्स में वो टूटता है। ओके, और दो फ्रेगमेंट्स जो है एक 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाता है और एक 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जाता है। आपको थर्ड वन का वेलोसिटी बताना है। आपके पास एक बॉम्ब है and it explodes in 3 fragments and all are of equal mass and 9, 12 और v आपको फाइंड आउट करना है। तो बाकी जो दो उसके मासेस हैं जो 9 और 12 की स्पीड से गए हैं, ये परपेंडिकुलरली गए एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे गए हैं। तो ये बहुत ही आसान है निकालने के लिए बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए और ये सभी सेम मास के हैं। तो अगर हम इनका वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर देते तो भी हमारा जो है काम बन जाएगा। लाइक एक मास m वाला मान लीजिए 12 की स्पीड से गया है और दिया हुआ है 9 की स्पीड से गया है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट इज लाइक 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 225 के आसपास, 225 आ जाएगा बेसिकली, तो 15 आ जाएगा। ओके, तो 9 और 12 का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है 15। तो जो हमारा तीसरा मास है उसे भी इतनी ही वेलोसिटी से जाना होगा और इनके अपोजिट जाना होगा। मींस ये अगर 15 के साथ गया है, ओके, तो तीसरा मास जो है वो भी 15 के साथ ही जाएगा, तो ही इनका मोमेंटम सेम हो पाएगा एंड दैट मोमेंटम शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। सो बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनका रिजल्टेंट 15 आता है, तो तीसरा है वो 15 की स्पीड से गया होगा, 15 मीटर पर सेकंड के साथ गया होगा। यहाँ से हम सीधा सीधा समझ रहे हैं। अदरवाइज इट इज लाइक कि एक का मोमेंटम P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, इट शुड बी कांस्टेंट। सो इट इज लाइक P1 प्लस P2 is equal to minus P3 or we can equate it like equal to 0. Okay, so this should be equal to that and इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं mv प्लस mv2 स्क्वायर और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा mv3। ओके, एंड यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो you ultimately get is like m अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू v3। वो m से m जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर v3 लाइक 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट टू कंजर्व, बिकॉज वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम इन दिस केस। और बाकी इसमें मासेस सेम है इसलिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 12 और 9 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करके, थर्ड शुड बी इक्वल टू दैट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, कुछ समय पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही रहेगा अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा। ओके, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच।